एरोगेंस यानी अहंकार अच्छे अच्छों को ले डूबता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अहंकार में लोग अंधे हो जाते हैं क्योंकि एरोगेंस में लोगों को दिख नहीं रहा होता कि वो गलती क्या कर रहे हैं। और ऐसी ही कुछ बातें निकल कर आई है मार्वल स्टूडियोज को लेकर, जो कि शायद आपको चिंता में डाल सकती है। जिसके साथ साथ एरोगेंस में वो गलती भी निकल कर आ रही है जो कि मार्वल को दिख नहीं रही। तो हमने आज ये लेजिट क्रैक कर लिया है कि क्यों मार्वल की मूवीज चल नहीं रही। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रोवर्सी से कि मार्वल के अंदर चल क्या रहा है। मार्वल के अंदर का स्कैंडल। अब आप सबको एक्समैन 97 तो याद ही होगा। इस एनिमेटेड शो को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इनफैक्ट आप इसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एमसीयू भी कह सकते हो पिछले कुछ सालों में। पर इस शो के को क्रिएटर बो डिमायो को मार्वल ने फायर कर दिया था। पर अब लोगों के पूछने पर ट्विटर पर बो ने सब कुछ खोलना शुरू कर दिया। बो के हिसाब से मार्वल के फेल होने का मेन रीजन है उनकी क्रिएटिव मीटिंग्स। अब हम सीधे उनके किए हुए ट्वीट्स पर चलेंगे। तो बो के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज किसी भी प्रोजेक्ट से पहले एक क्रिएटिव मीटिंग रखवाते हैं जहां राइटर्स और दूसरे क्रिएटिव लोगों को बुलाया जाता है। पर वो मीटिंग से क्रिएटिव इंसान के लिए किसी नर्क से कम नहीं होता। बो के हिसाब से मीटिंग के नाम पर आपको बस एक ऐसे कमरे में केविन फाइगी और लुई डेस्पेसितो के साथ बिठा दिया जाता है जहां आप कोई भी आइडिया पिच करो किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में उसे केविन फाइगी के रश्ड आइडियाज से ओवरराइड कर दिया जाएगा। इनफैक्ट बो के हिसाब से इन मीटिंग्स में सारे राइटर्स से ये कह दिया जाता है कि कोई भी कॉमिक इंस्पायर्ड स्टोरी को पिच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि लुई डेस्पोसिटो को कॉमिक्स पसंद नहीं है। इसलिए उन मीटिंग्स में राइटर्स की हालत कुछ ऐसी होती है कि तुम बस आइडियाज पिच करो ताकि एंड में केविन और लुई यही कह देंगे कि हाँ वो सब तो ठीक है, बस कुछ थोड़ा मजेदार सा बना दो। बो ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि मार्वल स्टूडियोज में ना कोई विजन बचा है ना कोई स्पार्क। वो बस अपनी कहानियों को इतना बर्बाद करते हैं जब तक उन्हें खुद उस चीज से नफरत ना हो जाए। और इसी वजह से डेडपूल और केबल जैसे कैरेक्टर्स को क्रिएट करने वाले रॉब ली फील्ड भी मार्वल से चिढ़ते हैं। वहीं जब बो ने खुद मार्वल से परमिशन मांगी कि क्या वो एक्समैन के लेजेंडरी राइटर क्रिस क्लैरमोंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मार्वल ने उन्हें साफ मना कर दिया। वहीं बो ने आगे कहा कि इन्हीं सब वजहों से अब अच्छे राइटर्स खुद मार्वल के साथ काम नहीं करना चाह रहे और यही रीजन है कि मैट शैकमैन जैसे टैलेंटेड लोग भी वो नहीं कर पाए फैंटास्टिक फोर के साथ जो उन्होंने ओरिजिनली सोचा था। तो बो की बातों से हमें इतना तो पता चल रहा है कि मार्वल क्रिएटिव लोगों को ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है। पर एंड गेम से पहले तो सब कुछ ठीक था, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ। अब बात करते हैं मार्वल के एरोगेंस की। अब अगर आप बो के इसी ट्वीट के कमेंट्स में जाओगे तो यही एग्जैक्ट सवाल किसी ने पूछ रखा है और इस पे बो ने रिप्लाई भी दिया। बो के हिसाब से केविन फाइगी पहले वो इंसान हुआ करते थे जो अपने राइटर्स और डायरेक्टर्स की इज्जत किया करते थे, पर जब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई तब बिजनेस का फोकस क्रिएटिविटी से हटकर बड़े बड़े स्टार्स और खुद की कुर्सी बचाने पर चला गया। बो के हिसाब से मार्वल के अंदर का हिसाब किताब कुछ यूं है कि वहां पर लोगों का ऐसा मानना है कि एक ग्रेट थॉट सिर्फ केविन फाइगी की तरफ से ही आ सकता है क्योंकि वो यहाँ के स्टार है और सभी को ये नियम मानना होगा। बो ने कुछ बड़ी बातें कही जहाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन जो कि पूरी तरह रायन रेनल्ड्स के दिमाग की उपज थी, उसे अचानक बताया गया कि ये केविन का आइडिया था। मीडिया में खबर थी कि केविन डीपली इन्वॉल्व है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में, पर जैसे ही सीरीज अंडर परफॉर्म करने लगी केविन का नाम बचाने के लिए उनके नाम को प्रोजेक्ट से दूर कर दिया गया। बो के हिसाब से मार्वल पहले एक्समैन 97 के लिए भी रेडी नहीं थे, पर जब वो प्रोजेक्ट बनी और हिट हुई तो भी मार्वल वाले खुश नहीं थे क्योंकि बो डिमायो खुद बहुत वोकल थे इस बात को लेकर कि केविन ने कुछ नहीं किया इस सीरीज के लिए सिवाय उनके पिच को सुनने और अप्रूव करने के। उसके बाद उनकी साइड से कोई नोट्स नहीं आए। तो बो का ये कहना है कि मार्वल अब अपने राइटर्स और क्रिएटिव पर्सनल तक को डिस्पोजेबल चीजों की तरह ट्रीट करने लग गए हैं। अब आपको ऐसा लग सकता है कि हम एक फायर हुए एम्प्लॉय की बात पर ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, पर बो डिमायो की बात में कुछ तो दम है क्योंकि बो के हिसाब से मार्वल जो एरोगेंट हो चुका है उनसे कुछ मिस्टेक हो रही है। एरोगेंस से होने वाली प्रॉब्लम्स। एवेंजर्स एंड गेम ने अपने ओपनिंग वीकेंड में $1.223 बिलियन कमाए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नो डाउट इसके बाद मार्वल का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था और केविन फाइगी पूरे हॉलीवुड में सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। अब कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस निकल कर आता है जब आप कई बार हार कर जीतते हो, आपको अपने बारे में पता होता है कि आप क्या कर सकते हो, पर कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल जाता है जब आप ध्यान ना रखो कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, जब आपको लगता है कि जो मैं छू दूंगा वो सोना बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। और यही हुआ मार्वल के साथ। मार्वल ने खुद फेज 1 और 2 में बहुत ध्यान से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। सिर्फ 2 ही मूवीज थी 12 मूवीज में से जिनमें लेसर नोन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, एक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और दूसरी एंटमैन मूवी। अब मार्वल पहले तो कहीं ना कहीं जानता था कि लेसर नोन कैरेक्टर्स पर मूवीज लाना रिस्की होता है। मैं खुद एक छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, पर मुझे और मेरे जैसे क्रिएटर्स को पता है कि अगर हम लेसर नोन कैरेक्टर्स पर वीडियोस बनाएंगे तो व्यूज कम आएंगे। ये भी एक कारण है कि डीसी पर बनाई हुई वीडियोस ज्यादा नहीं चलती क्योंकि ऑडियंस को डीसी के बारे में उतने अच्छे से पता नहीं है जितना उन्हें मार्वल के बारे में
पता है। पर वापस आए मार्वल पर तो फेज 3 के सक्सेस के बाद मार्वल को लगा कि वो जो कर ले उनकी मूवी चलेगी ही, और यही उन्होंने कर दी सीक्वेंसिंग की गड़बड़ी। मार्वल ने बैक टू बैक 3 लेसर नोन कैरेक्टर्स पर मूवीज निकाली, ब्लैक विडो, शैंक-ची और एटर्नल्स, और यही उन्हें मिला पहला झटका। एटर्नल्स फ्लॉप हो गई। फिर मार्वल ने बैक टू बैक ए लिस्ट कैरेक्टर्स पर मूवीज निकाली, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लव एंड थंडर ठीक ठाक स्टोरीज होते हुए भी अच्छा परफॉर्म कर गई बॉक्स ऑफिस पर। यहाँ से मार्वल को समझ जाना चाहिए था कि उनसे सीक्वेंसिंग की गड़बड़ी हो रही है, जहाँ उन्हें एक नोन फिर एक लेसर नोन कैरेक्टर पर मूवी लानी चाहिए थी एक सीक्वेंस को सेट करते हुए। पर नहीं, मार्वल ने फिर से सीक्वेंसिंग की गड़बड़ सामने रखी डिज्नी प्लस सीरीज के साथ। पहले नोन कैरेक्टर्स की लाइन लग गई जिसमें थे वांडा विजन, फैल्कन द विंटर सोल्जर और फिर लोकी, जिसके बाद लेसर नोन कैरेक्टर्स की स्टोरीज लाइन से लाई गई, जैसे हॉकाई जिसमें केट बिशप थी, मून नाइट, मिस मार्वल और शी हल्क। जिसके बाद डिज्नी प्लस सीरीज को लेकर सबने कह दिया कि मार्वल ज्यादा कंटेंट सामने ला रहा है इसलिए सब अच्छा नहीं चल रहा, जबकि अगर आप सीक्वेंसिंग का ध्यान रखते तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। पर इन सारी बातों में ध्यान दो कि फेज 2 में 2 लेसर नोन प्रोजेक्ट्स कैसे चल गए। वो चले उन पर काम करने वाले क्रिएटिव्स की वजह से। जेम्स गन ने काम किया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर और एडगर राइट ने काम किया था पहली एंटमैन मूवी पर, जिन्हें पहली एंटमैन मूवी के प्रोडक्शन के दौरान ही रिप्लेस कर दिया गया पेटन रीड से। मार्वल को उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि अगर वो लेसर नोन कैरेक्टर्स पर मूवीज ला रहे हैं तो कम से कम उन्हें ऐसे क्रिएटिव्स को ही अपने पास रखना चाहिए जो लेसर नोन कैरेक्टर्स को चलाने में एक्सपर्ट हो, और उनके पास इस फील्ड में महारत हासिल करने वाला नाम था, यानी कि जेम्स गन। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि जेम्स गन इज द की। अब अगर मार्वल का प्लान ही यही था दोस्तों कि उन्हें दनादन नए कैरेक्टर्स भरने हैं जो कि मूवी ऑडियंस के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ऐसा काम करने के लिए जो इंडस्ट्री का सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड नाम है आपने उसे ही निकाल दिया। और ये बिल्कुल बो डिमायो की कही हुई बात को प्रूव करती है कि मार्वल अपने क्रिएटिव लोगों को इतना रिप्लेसेबल मानता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा। पर मार्वल ये नहीं देख पाया कि जेम्स गन वो इंसान है जो फेज 2 में आए और एक ऐसे रैंडम नई टीम ऑफ सुपर हीरोज को ड्रॉप किया जिनके बारे में ना के बराबर लोग जानते थे दुनिया भर में, पर स्टिल उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को वर्क करवा दिया। और उन्होंने ऐसा वर्क करवाया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और उनकी थीमेटिक स्टोरीज वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं एमसीयू में। तो अगर आप ये रैंडम लेसर नोन कैरेक्टर्स और स्टोरीज के आइडिया पर जाने वाले थे, उसी वक्त जेम्स गन जैसे इंसान को निकाल देने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मार्वल के एरोगेंस को दिखाती है और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं जेम्स गन का डीसी के साथ होना डीसी के लिए अच्छी बात है कि उनके टॉप के फेमस कैरेक्टर्स के अलावा लोग उनकी जबरदस्त कहानियों को जानते ही नहीं, पर जेम्स गन के साथ ये करना पॉसिबल होगा। और बात सिर्फ जेम्स गन की नहीं है, आपको अपने क्रिएटिव टीम का ध्यान रखना होगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर जो लोग आपके प्रोजेक्ट को महान बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उन्हें आप लगातार डिसरिस्पेक्ट करते रहोगे तो अच्छे लोग आपके साथ नहीं रहने वाले। कोई भी कंपनी किसी एक इंसान के दिमाग पर नहीं चलती। तो देखो, जो मार्वल के साथ हुआ वो अच्छे अच्छों के साथ होता है। पहले लोग मेहनत करते हैं, नीचे से ऊपर उठते हैं, फिर उनमें एरोगेंस आ जाता है, जिसके बाद अभी जैसे मार्वल प्रॉब्लम फेस कर रहा है वैसे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं और अपनी गलती समझते हैं कि भाई उनसे गलती कहाँ हुई, उस पर वर्क करते हैं और वापस उनमें कॉन्फिडेंस आता है। इसी को तो कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं और मार्वल अभी इसी रास्ते पर है। बस उन्हें समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। अपनी कमियां समझ आ जाए और उस पर काम किया जाए तो मार्वल के ग्लोरी डेज आराम से वापस आ सकते हैं। पर मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है इस पूरे खुलासे और एनालिसिस के बारे में। देखो, मैं मानता हूँ कि बो डिमायो को मार्वल से निकाला गया था तो उनकी कही हुई सारी बातें 100% सच नहीं हो सकती, लेकिन हम सब देख सकते हैं कि कुछ बातें तो मेल खा रही हैं करंट सिचुएशन से। ऐसे में आपका क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।